हेलो विद्यार्थियों, आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन का पिछले वीडियो में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय डाला था और आज हम उनकी कहानी को लेखक के शब्दों में ही पढ़ेंगे, बताएंगे आपको और उसके बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो ये एक हमने बताया था आपको कि मध्यम वर्गीय कहानी ये है और पिता और पुत्र में एक पीढ़ी का अंतर होते हुए भी दोनों में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, प्रेम के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग अध्ययन आरंभ करते हैं। इस प्रकार से कहानी का आरंभ पुत्र के रात में घर में प्रविष्ट होने से आरंभ होती है। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए अंदर घुसा और अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र पल भर के लिए बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुपचाप लेट गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार नहीं ली। उसे लगा ऐसा करने से उसे चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ फैला है और काफी रात गए होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक बहुत साफ भागता हुआ शोर आता रहा। सर्दियों में जब ये गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 बजे का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं और उसके घर में सभी जल्दी सोया करते थे, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते थे। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाली मौसम की बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी और चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखे की हवा गर्म थी और दूसरे कमरों में पंखे पुराने नहीं थे और जिसमें वो सोया हुआ था उसके पंखा पुराना था और आवाज कर रहा था। उसने सोचा बंद करके अन्य कमरों की आहट सुननी चाहिए। उसे कोई भी बंद करने के बाद भी बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो तेज होकर आ सकती हो, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता के चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर किसी बिल्ली को रोना चुप कराया। जो शुरू हो गया था, बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे से गच कर पर कई बार पटका डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनके से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा था। जो वो पहनते थे गंजी, उसकी बात हो रही है। और बसता हुआ वो घर से अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति का रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने को करते हैं पर जरा भी नहीं सुनते। हम क्यों भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वो उठा। उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद से पाटी पर बैठकर पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते रिलीफ पाने को किसी बहुत हल्की उम्मीद की शिकायत उगलने लगते। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य मुझे नितांत व्यर्थ लगता। अभी अभी वो बीते क्षण
डूब गया। अभी अभी वो बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि ये जाड़े की बरसात का मौसम नहीं है। पिता की मतलब पल भर के लिए ठंडा थोड़ा हो गया पानी बरसने से, वो तो गर्मी लगातार रहेगी। पिता उठकर घूमने लगते हैं, एक या दो घर का चक्कर चौकीदारों की तरह लगाते हैं, हो करके, और ताकि सेंध वेंध ना लग सके। लौट कर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली में माथे का पसीना काट कर जमीन पर चुहाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे के एक दीवार से टिक करके बैठकर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी लोग आराम से पस रहे हैं। सब आराम से सो रहे हैं, और इस जो नया पेंडेस्टल खरीदा गया है वो आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा जब पंखे और लाइटें चल रहे हैं, पंखे, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब ये नहीं है कि गजब गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। उन्हें अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ लगती है। वो झल्लाने लगा। चौक से चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने, और 3 आने की जगह 2 आने चलने वाले रिक्शे को देने के लिए कहते, और रिक्शे वाले के ना लेने पर घंटे घंटे खड़े रहते। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं, या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे। अब सब लोग हार गए, जानने लगे हैं कि पिता के आगे चलेगी नहीं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में हाथ मुंह धोते हुए नहीं देखा। धीरे धीरे बाहर जाकर बगिया वाले नल पर कुल्ला दातून करते। दादा दादी ने दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटी की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ को मलमल कर रगड़ेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा कि पिता उसके द्वारा शावर लगवाने पे बहुत खुश होंगे, उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हुए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते हैं? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई बिस्किटें, महंगे फल कुछ भी नहीं लेते। उन्हें लगता कि ये बेकार का खर्चा है, और नाक भौं सिकोड़कर उसके बेस्वाद होने की बात शुरू कर देते। वो अपना अपना हाथ पांव जानते, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष था। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोतियां मंगाकर देते, शायद एक, परंतु वो उसको भी नहीं पहनते, उसके विरोधी थे। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते। वो क्रोध, और जब वो पिता मुंह खोलते तो उनके मुंह से क्रोध ही निकलता था। लद लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वो जानता था है पिता आवाज से बाहर साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करेंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते हों, ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार में काफी देर तक टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ की कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई थी। उसने मुद्रा बदली।
बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। आप यहाँ बच्चों ने पिता का फाटक खोलकर सड़क जाते हुए देखा तो बहुत खीज हुई। कई बार हम लोगों ने इस बारे में चौकीदारों की तरह रात में पहरा देते हुए देखा तो बहुत भद्दा लगा, लेकिन पिता की आड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते, टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगे और सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर का उबरा लगता। लोगों के बोलने पर पिता कह देते, आप लोग जाइए ना, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता। पिता वैसे तो चुप रहते, लेकिन जब बहस में उन्हें खींचा जाता तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते। उल्टे उन्हें घिरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, उनके खिसियाने से फिर दूसरा खिसकेगा, फिर बहन भी खिसक लेगी और तीसरा फिर चुपचाप खीजे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएंगी और पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं कि आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों के मन में पिता के लिए मन उमड़ने लगता। लोग मौका ढूंढने लगते कि पिता को किसी तरह अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर लें, आराम से रहें वो। पर ऐसा नहीं होता। वह सोचने लगा, भूखे सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते हैं, फिर भी पिता की असंप्रक्ति के कारण व्याकुल और अधीर हो जाते हैं कि पिता तकलीफ में रहते हैं और हम सब आराम में रहते हैं। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वो सोचते हुए उठा, कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वो ऐसा ही करता। पिता की स्थिति देख करके उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। ये बात वो भूल नहीं रहा है कि पिछले जाड़ों में अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चले दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह पे आपका नाप दे देते हैं, वह ठीक से सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता काफी हिराकत में उगली, चिढ़ उठे। मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। सबका लोग मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने जमाने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, ये फैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाए करते हैं, इसके आगे पाँव की धूल हैं। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा हुआ अपनी जिद की सर्वोपर रखने के लिए किया करते थे। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए, भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। पिता बाहर अकबका कर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम के बगीचे में आम गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने की बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीबी बड़ी आराम से सो रही थी, इसे कुछ पता ही नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी, वो गिरा आम के टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ा करते हैं, यंत्रवत निम्नवत, रामायण और दूसरा गीता। लंबे 35 वर्षों तक खंड केवल रामायण और गीता। इसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने,
वो मैं नहीं जानता। उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता, ये सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष कैसे काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो देवा जो उसकी पत्नी है वो बच्चे के रोने से उठ पड़े और वो संदिग्ध अवस्था में देख ले, बहुत सारे प्रश्नों का हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वो खुद बिस्तर पर पड़े सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चपचप की आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अंदर नहीं महसूस हुई। उसने थोड़ी देर बाद उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत को उब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो बड़े जबरदस्त हैं इस समय। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विवाद विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा। विषादग्रस्त हुआ माने दुखी हो गया। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियां के निजी जीवन का स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना आरंभ कर दिया है? पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिरहन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुराने जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक खिंचाव सा आया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता तो पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा युवापन के प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत कम मजबूर और कभी कमजोर हो जाता। उसे भुगत भी रहा। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्लाने को उठता, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, ब्रज अहंकारी, लेकिन वज्र अहंकारी, लेकिन कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को भी पसारा नहीं? लगता है दीवारों पर भी पसीना चुचुहा आया। इतनी गर्मी है, लेखक को लगता है कि दीवारों पर भी पसीना आ रहा हो। खुद को छुरा भोग देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पार्श्विक होने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथों से पंजों में सिर बालों को दबोच कर वो रह गया। गर्मी के मौसम में कहीं अधिक प्रबल पिता है। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई। एक बीती हुई बात आ गई लेखक को। उसने कहा बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपए महीने भेजता रहा, और लेकिन इस बात से उसे दुख है और कि उसके पश्चात जब उसका भाई कप्तान लौटा तो उन्होंने 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई की हैरत हुई। हल्की खुशी भी एकाएक काफी रुपए मिल जाने से हुई, लेकिन इस बात से उन्हें दुख और पराजय का भान हुआ कि उसने अपने छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत उसने जो जमा करके लाया था वो नगण्य हो गया था। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कि कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं हैं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं भाई कप्तान। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की के पिता को अंदर जाकर सो रखने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन ऐसा नहीं कर सका।
वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। लोको सेठ से उठती हुई लेकिन आग्रहपूर्वक कहे कि अंदर सो जाओ, परंतु वो नहीं कर सका और असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। ना लोको शेड से होती इंजनों की शटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट गैंड ट्रक पर से होती हुई धूबनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों की घोड़ों की टापें, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भांक, बस उल्लू एक गति एक वजन विभत्सता से बोल रहा था। रात में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मरसा गया था। सबको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से आवाज अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी और किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो उठेगा। वह भटकता रहा, दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। शायद इस समय पिता बाहर औंध गए थे। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट चरमराहट, आम टटोलते हुए सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त खास खसार, कुत्ते बिल्लियों का हड़काना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा था। इस विचार से पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली। लगा कि अब वो भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार में पस्त हो जाने की वजह से वो नींद में चित्त हो गया। थोड़ी समय बाद उपरांत वो एकाएक उचक्कर उठ बैठा। उसने चारों ओर तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों के लिए तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि शरीर में एकाएक बहुत गर्मी लग रही थी और अजीब छसराहट थी। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह नींद में ही करता रहा। आंगन में पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान से खिड़की ओर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफुर हो गई थी। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली थी। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़ कर खाट के नीचे सिर के नीचे कर लिया है। वहीं सुराही के प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। सुराही जिससे वो पानी से गीला होकर के ठंडक पहुंचाएगी। सुराही की से खाट से सुराही तक बार बार आते जाते बहुत बार ऐसा करने से खाट का बांध तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बार आवाज दर जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने पर पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिरा कर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी लगी है। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम के पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा जैसी ही लू की तरह गर्म है। अंदर की हवा गर्म और लू की तरह है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं, शांत हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। इस तरह से ये इस कहानी का एंड हुआ। जब पिता सो गए तो पुत्र को चैन मिला, ऐसा सोच रहा है और कहानी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, ये आपका कहानी का एंड था और अब हम इसकी समीक्षा करेंगे पिता कहानी की इसके बाद में। तो
उसमें हम आपका कथावस्तु से लेकर के जितनी भी जो समीक्षा के गुण थे, हमने पिछली बार बताए थे आपको, कुछ पॉइंट बिंदु बताए थे, उसके आधार पर समीक्षा करनी थी। पिता की भी समीक्षा हम आपको बताएंगे, क्योंकि काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बताएंगे। और उसके बाद में हम उस पे आधारित कुछ छोटे मोटे जो प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। आशा है आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। आप लोग अपना आपस में कहानी सुनाइए। बहुत ही रोचक कहानी थी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ज्ञान रंजन जी ने किस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार के पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है उभारे हैं, और अच्छा दिखाया है। संस्कृति, आपस में जो संस्कार है वो भी कुछ तरह से सही भी है। और हमने हमारा जो है लेखक के शब्दों में आपके सामने प्रस्तुति जो थी कहानी की, वो इसलिए कि आपका पैराग्राफ लिखने को आते हैं एग्जामिनेशन में, और वो पैराग्राफ व्याख्या करने को आती है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जब तक आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं कौन क्या कह रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो चलिए, मन लगा के पढ़िए, सफल होइए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बच्चों। चलिए, धन्यवाद।